क्वेश्चन हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ऑल्सो राइट द एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्राइन, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं और केसेस से हमें इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड और वायरस मीन्स पावर, दैट मीन्स बियॉन्ड द पावर बेसिकली। तो कंपनी शुड कन्फाइन इट एक्टिविटीज विद इन इट्स ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमें पता है कि एमओए के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, तो ये डॉक्ट्राइन यही कहता है कि अगर आपकी कंपनी या उसके बिहाफ पर जो काम करते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन्ड इन द एमओए, अगर जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है एंड वॉइड ए बी इनश्यू, दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से वॉइड है। कंपनी शुड कन्फाइन इट्स एक्टिविटी विद इन इट्स ऑब्जेक्ट, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, सच एक्ट्स आर बेसिकली अल्ट्रा वायरस। तो कंपनी कैन नॉट गो, अगर वो जाती हैं तो ऐसे केस में सच एक्ट्स आर नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस इट वॉइड ए बी इंट्यू, यानी उनकी जो वैलिडिटी है उसको लेकर साफ साफ बता दिया गया है कि उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। राइट, एक केस देखते हैं क्योंकि केस स्टडी से हमें इसको डिस्कस करना है। एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिच। इसमें क्या है, जो एशबरी रेलवे कंपनी है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है एस्टैब्लिश्ड जो वो हुई है, उसमें है कि जो रेलवे के कैरियज हैं, जो वैगन्स हैं, उनको सेल किया जा सकता है, लैंड किया जा सकता है और हायर पे चढ़ाया जा सकता है। अब ये जो कंपनी है ये रिची के साथ एंटर करती है कि उसको फाइनेंस देगी बेल्जियम में रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, आप बना सकते हो, बेच सकते हो। यहाँ पर आप फाइनेंस का काम तो नहीं कर सकते ना, किसी को रेल बनाने के लिए फाइनेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ये कंपनी थी, रेलवे कैरियज कंपनी जो थी, वो अपने ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड चली गई। राइट, और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट भी नहीं लग रहा कि ऐसा जुड़ता हुआ ऑब्जेक्ट सा लग रहा हो, बिल्कुल अलग बात हो गई। फाइनेंस देना, आप तो फाइनेंस का काम करने बैठ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब रिची ने वो पैसे मांगे कि भाई हाँ अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो कोर्ट ने, जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि दिस इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ए बी इशू, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से बियॉन्ड जाकर करा जा रहा है, दैट इज अल्ट्रा वायरस। तो इसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाया जा सकता है, ये वॉइड है तो कंपनी बिल्कुल भी आपके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाएगी नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अलाउ होता है कि जो रिची था उसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पर लग जाता है, ठीक है ना। कंपनी एक्ट में अब थोड़े से बदलाव कर दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर कंपनी चाहे तो मेन ऑब्जेक्ट के साथ इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स भी मेंशन कर सकती है जो उससे जुड़ते हुए ऑब्जेक्ट लगते हैं, और अगर ऐसा होगा तब इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स को मायने दिए जाएंगे, तब वो एक्ट अल्ट्रा वायरस नहीं होंगी जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट के अंदर आती होंगी। तो कंपनी एक्ट नाउ रिक्वायर दैट कंपनी शुड स्टेट इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन देयर मेमोरेंडम, यानी मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंसिडेंटल यानी एक्सिलरी ऑब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं, एवन वर्सेस ब्रूनर मॉर्डन कंपनी। इसमें क्या हुआ, ये जो कंपनी है ब्रूनर मॉर्डन कंपनी, ये केमिकल मैन्युफैक्चर करती है और इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर $1,00,000 या यूरो के करीब करीब जो है एक यूनिवर्सिटी को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी है, उसको रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर दिए। राइट, 1,00,000 जो भी हैं डॉलर या रुपए जो भी थे, तो वो उनको प्रोवाइड कर दिए। अब जो एवन है वो कहता है कि ये जो एक्ट है, एक मेंबर है कंपनी का एवन, वो कहता है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने कंपनी के ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड जाके काम करा है, दैट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट अल्ट्रा वायरस, दिस इज इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, कि कहीं ना कहीं रिसर्च पार्ट जो है, हमारी केमिकल कंपनी है, ये कंपनी केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी को रिसर्च तो चाहिए होगी ना, तो उसके रिसर्च पार्ट के लिए कंपनी ने अगर यूनिवर्सिटी को दिया है तो दिस इज नॉट अल्ट्रा वायरस, दिस इज इंट्रा वायरस एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, दस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। राइट, फिर हमारे पास है एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो दो केस हमारे पास हो गए, एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच एंड द एवन वर्सेस ब्रूनर मॉर्डन कंपनी। राइट, इसके बाद एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एक्सेप्शन क्या है, इन 3 केसेस में अल्ट्रा वायरस नहीं कहा जाता एक्ट को। पहला, अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट के, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। सेकंड, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो भी वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। थर्ड, व्हेन द कंपनी इज ऑथोराइज टू डू बाय द कंपनी एक्ट, अगर आपने एमओए में नहीं लिखा या एओए में नहीं लिखा लेकिन कंपनी एक्ट अलाउ करती है, ऑथोराइज करती है, तो दैट एक्ट्स आर नॉट अल्ट्रा वायरस। 3 तरीके के एक्ट अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाते, यानी उन पर डॉक्ट्राइन ऑफ जो है अल्ट्रा वायरस नहीं लगता। पहला, अगर वो मेन ऑब्जेक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट करते हैं। दूसरा, अगर वो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट जैसे दिखते हैं, जैसे अभी एवन वाला केस पढ़ा उसमें वो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट फुलफिल कर रहे थे। थर्ड, अगर कंपनी एक्ट उसके लिए ऑथोराइज करती है कंपनी को।
और हम थोड़े से प्रोविजंस देख रहे हैं जहां पर ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता। अपेरेंटली ये एक्ट ऐसी दिखती है कि ये बियॉन्ड द पावर करके या बियॉन्ड अथॉरिटी करके करी गई है, लेकिन फिर भी ये एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस नहीं कंसीडर होती, यानी ये डॉक्ट्राइन फिर से वहां नहीं लगता। कौन सी ऐसी एक्ट है? एन एक्ट विच इज इंट्रा वायरस, थी इंट्रा वायरस बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब उसकी जो अथॉरिटी है, पावर है, वो डायरेक्टर को नहीं दी गई थी, वो इंट्रा वायरस, मतलब मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट मेंशन है, उसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करती हुई है, लेकिन अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर, तो उनको इंट्रा वायरस कंफर्म्ड कर दिया जाएगा। कैसे? रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर उस पर सहमति जाहिर कर देंगे जो जनरल मीटिंग होगी। सेकंड, एन एक्ट विच इज इंट्रा वायरस, एक्ट इज इंट्रा वायरस नॉट अल्ट्रा वायरस बट डन इन इरेगुलर मैनर, लेकिन उसका जो करने का तरीका था वो ठीक नहीं था, इरेगुलर मैनर था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग में उसको क्या करा जा सकता है? रेटिफाई करा जा सकता है, वैलिड बनाया जा सकता है। तो इन पर भी अल्ट्रा वायरस नहीं लगता, इस एक्ट पर भी। थर्ड, अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी अल्ट्रा वायरस जाकर, ठीक है, अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर, तो इन दैट केस दैट प्रॉपर्टी इज सिक्योर्ड बाय द कंपनी, कंपनी का उस प्रॉपर्टी पर राइट बना रहेगा कि कंपनी के पैसे का उसमें इस्तेमाल हो चुका है, कंपनी की मनी इस्तेमाल हो चुकी है। तो फोर्थ, देयर आर सर्टन एक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन इन मेमोरेंडम, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि मेमोरेंडम में क्लियरली लिखे नहीं गए बट वो इंप्लाइडली पता लगते हैं कि ये चीजें जो हैं वो कंपनी कर सकती है, तो ऐसे केस में भी उन्हें अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, इफ एनी एक्ट ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और अगर कंपनी कुछ ऐसा काम करती है, कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसमें कुछ ऐसा काम होता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हटकर हो रहे हैं, बियॉन्ड हो रहे हैं, तो उन्हें भी क्या करा जा सकता है? रेटिफाई करा जा सकता है, बाय सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन उन्हें वैलिडेट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कंसिक्वेंसेस क्या होती हैं अगर आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट कर दी, कोई भी ऐसी एक्ट कर दी, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है? तो फर्स्ट, जब हम जनरली बोलते हैं दीज एक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, जनरली तो दीज एक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, और इंजंक्शन का ऑर्डर हो सकता है, या तो कंपनी पर रोक लगाई जा सकती है कि आप ये काम नहीं करोगे, या ये एक्ट नहीं करोगे, या फेयर नहीं करोगे। थर्ड, डायरेक्टर में भी हेल्ड पर्सनली लायबल, तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर को पर्सनली लायबल ठहराया जाता है, और ऐसे केस में डायरेक्टर खुद से पर्सनली उस पेमेंट को चुकाते हैं और विद इंटरेस्ट चुकाते हैं, राइट? ठीक है। थर्ड, ब्रीच ऑफ वारंटी, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी में एक एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं, एजेंट के तौर पर भी, क्योंकि वो ट्रस्टी भी होते के तौर पर भी काम करते हैं, एजेंट के तौर पर भी, मैनेजिंग पार्टनर के तौर पर, मतलब एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है एग्जैक्टली, ना वो एक पार्टनर होते हैं, ना वो ट्रस्टी होते हैं, ना वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर, तीनों के फीचर्स उसके अंदर होते हैं। तो एज एन एजेंट अगर वो ब्रीच ऑफ वारंटी कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी कंपनी एजेंट कैन नॉट, कंपनी के एजेंट भी वो काम नहीं कर सकते ना जो कंपनी को अलाउ नहीं है, तो एक तरीके से उन्होंने क्या करा है? ब्रीच ऑफ वारंटी करा है। ठीक है ना, ऐसे केस में भी वो पर्सनली लायबल है। अब एक और हमारे पास पांचवा पॉइंट है जिसमें क्या है कि अगर प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करेगी अल्ट्रा वायरस एक्ट के थ्रू, तो वो जो प्रॉपर्टी अगर उसमें कंपनी का पैसा इस्तेमाल हो गया है तो प्रॉपर्टी को जो है कंपनी के ऊपर सिक्योर्ड रख दिया जाएगा, उसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं अराइज होगा इसमें कि वो प्रॉपर्टी वापस करी जाए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वेयर कंपनीज मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड राइट ऑन सच सिक्योर प्रॉपर्टी इज सिक्योर्ड, राइट? फिर है लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस कंपनी विल बी लाइबल फॉर टॉट। अब देखिए, लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस टॉट, अगर किसी भी तरीके से कंपनी के ऑब्जेक्ट के दायरे में रहते हुए कंपनी के सर्वेंट कोई सिविल रॉन्ग करते हैं, जैसे टॉट हो गया, या क्रिमिनल रॉन्ग करते हैं, तो उसके लिए कंपनी को लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है। फिर है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, यानी अगर एक्ट में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा गया है उससे बियॉन्ड जाकर या अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर अगर लोन ले लिया जाता है डायरेक्टर के थ्रू, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो रिकवरी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दैट एक्ट इज अल्ट्रा वायरस। तो जनरली जो बैंक रिकवरर हैं वो रिकवर नहीं कर सकते जनरली, ठीक है ना। लेकिन अगर कंपनी ने उस लोन को लेकर किसी लोन को चुकाया है या उससे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करी है, तो ऐसे केस में बैंक जो है वो अपनी फंडिंग फिर भी रिकवर कर सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द अल्ट्रा वायरस